नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है लघुत्तम समापवर्त्य और क्या होता है महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले अपन लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, और समापवर्त्य एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें लिखा है सम और अपवर्त्य। सम का अर्थ होता है समान, अपवर्त्य का अर्थ होता है गुणज। अगर इसका लघुत्तम समापवर्त्य का पूरा अर्थ देखें तो क्या होता है कि सबसे छोटा समान गुणज, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है सबसे छोटा समान गुणज। यानी कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का हम सबसे छोटा समान गुणज प्राप्त कर लेते हैं तो वही हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होता है। यहाँ आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि कैसे हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं, और लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में आपको बेसिक बात बताने वाला हूँ कि आखिर में लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, उदाहरण के माध्यम से। यहाँ लिखा हुआ है कि 12 व 15 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, और अभी भी मैंने बताया है कि सबसे छोटा समान गुणज ढूंढना है, यानी कि 12 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज ढूंढना है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि गुणज क्या होते हैं, किसी संख्या के गुणज क्या होते हैं। तो अगर आप सरल भाषा में याद रखो तो गुणज का मतलब होता है कि जिस भी संख्या का आप गुणज निकालना चाहते हो, यानी कि उस संख्या का पहाड़ा। अगर 12 की गुणज आप प्राप्त करना चाहते हो तो 12 का पहाड़ा स्टार्ट कर दीजिए। तो 12 का जो पहाड़ा होता है क्या होता है, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 36, 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, और यहाँ 12 12 जुड़ता जाएगा और 12 के गुणज प्राप्त होते जाएंगे। और गुणज अनंत होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज अनंत होते हैं, क्योंकि बार बार एक नई संख्या मिलती जाएगी और बार बार उसमें 12 जुड़ता जाएगा और नई संख्या मिलती जाएगी। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या के गुणज अनंत होते हैं। ठीक है, ये 12 के गुणज हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 15 के गुणज मैंने बताए हैं। तो 15 के गुणज का मतलब फिर से वही होगा कि 15 का पहाड़ा। तो 15 का पहाड़ा स्टार्ट कहाँ से हुआ, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 75, और ये भी अनंत तक जाता है, यानी 15 के गुणज भी अनंत होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या के गुणज अनंत होते हैं। परंतु हमें यहाँ पे ये देखना है कि 12 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज कहाँ है। देखो 12 के गुणज ये लिख रखे हैं, 15 के गुणज ये लिखे हुए हैं। अब इनमें ये देखना है कि सबसे छोटा और समान, यानी कि दोनों लाइनों में जो समान संख्या मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए, वही हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होगा। देखो 12 के गुणज ये हैं, 15 के गुणज ये हैं। अब इनमें जो सबसे पहले मुलाकात हुई है वो हुई है 60 की। इससे पहले कोई भी संख्या हमें प्राप्त नहीं हुई है जो कि बराबर हो। देख सकते हैं हम ऊपर वाली संख्याओं में कोई भी समान संख्या हमें नहीं मिली। सबसे पहले हमें कौन मिली, 60, यानी ये सबसे छोटी हुई, और इसके बाद जो आने वाली होगी वो सब बड़ी बड़ी संख्याएं होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सबसे छोटी है, तो वही बात आ गई, सबसे छोटा। और समान है, देखो समान है और ये गुणजित है, तो हमें सबसे छोटा समान गुणज प्राप्त हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि 12 व 15 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, 60 होगा। तो यह जो तरीका है, यह तरीका इस तरीके से आप लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हो। परंतु इस तरीके में एक समस्या ये आती है कि मान लो ये 12 और 15 है, और अगर बड़ी संख्याएं आ जाए, बड़ी संख्या का मतलब जैसे कि 325, 672, इस टाइप की बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए और उनका निकालना, तो उनका पहाड़ा चलाना और फिर मिलान करना ये बहुत ही
कठिन काम होता है। तो इस कठिन काम को आसान बनाने के लिए हमारे पास एक विधि होती है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, और वह विधि भी हमें लघुत्तम समापवर्ती निकाल कर दे सकती है। चूँकि मैंने अभाज्य संख्या के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं अब आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताते हुए अभाज्य गुणनखंड विधि से 12-15 का लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकाला जाता है ये हम देखेंगे। तो जो अभी 60 आया, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 60 आने वाला है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है कि जब हमें जो संख्याएं दे रखी है जिनका हमें लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्ती किसका निकालना है, 12 और 15 को। तो 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, जितनी भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती निकालना हो। अब हमें यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी है, तो हमेशा लघुत्तम समापवर्ती 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही निकाला जाता है। अकेली संख्या का लघुत्तम समापवर्ती खुद वही संख्या होती है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए हम सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक आड़ी लाइन खींचेंगे और 12 फर्स्ट संख्या लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर अगली संख्या लिखेंगे और एक आड़ी लाइन खींचेंगे। यह विधि का प्रकार, इस विधि से अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इस टाइप से दो संख्याएं लिखनी है और एक सीधी लाइन खींचनी है, एक आड़ी लाइन खींचनी है। अब यह स्टार्ट कैसे होती है विधि, यहाँ पे हमें किस संख्या का चुनाव करना है, यहाँ पे हमें उस संख्या का चुनाव करना है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे हमें अभाज्य संख्या का ही चुनाव करना है, क्योंकि विधि का नाम ही अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसका मतलब यहाँ जो संख्याएं आएगी वो सब अभाज्य संख्याएं ही आएगी। तो हम यहाँ पे उस संख्या का चुनाव करेंगे जिससे इन संख्याओं में भाग जाता हो, किसी भी एक संख्या में भी भाग जाता हो तो भी हम उस संख्या का चुनाव करेंगे। तो यहाँ हमें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है, तो 2 का चुनाव किया और 2 से भाग लगाया तो 2 छंग 12, फिर कोमा लगा दिया और अगली संख्या को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, क्योंकि 2 से 15 में भाग नहीं जाता है, इसलिए इसको ऐसा का ऐसे ही लिखा गया। उसके बाद में फिर हमें एक आड़ी लाइन खींचनी है और फिर से हमने 2 से भाग लगाया इसमें, क्योंकि 6 में 2 का भाग जाता है। तो फिर से 2 तिया 6 कोमा लगाया और 15 ऐसे कैसे उतार लिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि अब इनमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो हमने अगली अभाज्य संख्या का चयन किया और वह है 3। हमें अभाज्य संख्या को बढ़ते क्रम में चयन करना चाहिए। तो अगली जो संख्या चुनी हमने वो 3 है, क्योंकि 3 से इसमें भाग जाता है और इसमें भी जाता है, तो 3 एक कम 3, 3 5 15। फिर अगली संख्या का जो हमने चुनाव किया वह है 5, क्योंकि अब इसमें 3 से भाग नहीं जाता तो सीधा 5 से जाएगा। तो 1 ऐसा कैसे उतर गया, कोमा आ गया और 5 एक कम 5। जब 1 1 आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि हमने अभाज्य गुणनखंड पूर्ण किए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो बस यहीं अपना काम समाप्त होता है। हमें अब अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती मिलने वाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12-15 का LCM। लघुत्तम समापवर्ती को अंग्रेजी में LCM भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समापवर्ती। अब क्या करना है, हमें जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं इन सब का आपस में गुणा कर दें तो हमें लघुत्तम समापवर्ती मिल जाएगा 12 और 15 का। तो देखा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सब का आपस में गुणा किया तो 60 आया, जो कि 12 व 15 का लघुत्तम समापवर्ती है। इस विधि से लघुत्तम समापवर्ती बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी निकाला जा सकता है, परंतु यह विधि समझाने के लिए ठीक है कि लघुत्तम समापवर्ती की एक इमेज आपके दिमाग में बनाने के लिए ठीक है, परंतु बड़ी संख्याओं के लिए कठिन होता है। परंतु स्टार्टिंग में समझने के लिए यह बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 12 और 15 के किस तरीके से हमने गुणज निकाल के लघुत्तम समापवर्ती को पकड़ा था, जो कि 60 आया था। यहाँ पर भी 60 आया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने पर भी 60 आया है। तो इस तरीके से अपन लघुत्तम समापवर्ती किसी भी संख्या का या किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं
कि लघुत्तम समापवर्ती के बाद में जो अगला जो टॉपिक है वह है महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है यह मैंने यहाँ पे विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है, महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, और समापवर्तक का अर्थ होता है समापवर्तक भी दो शब्दों से बना है। ध्यान रखना, वहाँ पे समापवर्त्य था और यहाँ पे समापवर्तक है। यानी कि इस शब्द का जो अर्थ होता है, इसमें सम और अपवर्तक दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। अर्थात इसका मतलब होता है कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। अब अपन समझेंगे कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड दो या दो से अधिक संख्याओं का कैसे निकाला जाता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। पहले मैं आसान तरीके से बताऊंगा, पहले आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से महत्तम समापवर्तक निकलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसका अर्थ आप जानते हो, सबसे बड़ा यानी कि जो सबसे बड़ा होता है, और समान का मतलब जो समान होता है, और गुणनखंड का मतलब क्या होता है वह अभी आप जानने वाले हो। तो यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, फिर से वही संख्या 12 व 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और अंग्रेजी में महत्तम समापवर्तक को HCF बोला जाता है। इसका अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अब आपको इन दोनों के मतलब तो पता है, परंतु गुणनखंड क्या चीज़ होती है यह आपको पता नहीं है। तो फिर से मैं इसको सरल भाषा में बताऊंगा कि गुणनखंड क्या चीज़ होती है। तो किसी संख्या का गुणनखंड का मतलब वह संख्या किस किस पहाड़े में आती है। सीधा सा हिसाब है कि किसी संख्या के गुणनखंड का मतलब वह संख्या किस किस के पहाड़े में आती है। तो देखो 12 किस किस पहाड़े में आती है, 1 के पहाड़े में भी आता है 12, 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, और आगे आप भी देख सकते हो कि इनके पहाड़ों में 12 आता है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि किसी पहाड़े में 12 आता हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुणनखंड सीमित होते हैं, परंतु इससे पहले हमने क्या देखा था कि गुणज अनंत होते हैं। ये फ़र्क है गुणज और गुणनखंड में, गुणनखंड सीमित होते हैं। अब फिर देखो 15 की गुणनखंड क्या क्या है। 15 के गुणनखंड का मतलब 15 किस किस के पहाड़े में आता है। 15 1 के पहाड़े में भी आता है, 15 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 15 5 के पहाड़े में भी आता है, 15 15 के पहाड़े में भी आता है। तो 15 के गुणनखंड हुए। तो 12 के गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हुए। और 15 के गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4। यानी कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो सीमित होते हैं, परंतु गुणज अनंत होते हैं। तो यहाँ पे हम साथ साथ में गुणज और गुणनखंड क्या चीज़ होती है वह भी समझते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे हमने सरल भाषा में देखा कि यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ कि 12 के गुणनखंड निकाले, 15 के गुणनखंड निकाले। अब हमने 3 को पकड़ा, इसका कारण क्या है, चूँकि अर्थ शब्दों के अर्थ से ही पता चल रहा है। सबसे बड़ा समान गुणनखंड, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे बड़ा होना चाहिए और समान होना चाहिए। बताओ 3 के अलावा कहीं दिख रहा है कि कोई समान हो, परंतु उसने क्या बोला है कि सबसे बड़ा होना चाहिए। तो मिलने में तो समान तो 1 1 भी है और 3 3 भी है, परंतु इसका चयन क्यों हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। क्या इससे बड़ा कोई मिलने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यही हमें सबसे बड़ा नज़र आ रहा है जो दोनों में है, इसलिए इसे हम कहेंगे सबसे बड़ा है और समान भी है और गुणनखंड भी है। इसलिए हमने कहा कि 12 व 15 का HCF या फिर महत्तम समापवर्तक कितना होता है, 3 होता है। अब यही 3 आप पुनः अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे आपने लघुत्तम समापवर्ती में सीखी थी वैसे ही हैं, परंतु इसमें संख्याओं को साथ साथ नहीं लिखा जाता है। महत्तम समापवर्तक जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हो तो संख्याओं को अलग अलग लिखकर अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। तो यहाँ 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले और यहाँ 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, फिर से 12 के गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ये जो है वो अभाज्य गुणनखंड है। तो
12 में 2 से भाग जाता है तो 2 छंग 12, फिर 6 में भी 2 का भाग जाता है, 2 तिया 6, फिर 3 में 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3। यहाँ जो सभी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं ही हैं, क्योंकि विधि का नाम ही अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो यहाँ पे संख्याएं भी अभाज्य लेनी है अपने को। तो ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हमें 12 के। उसके बाद 15 के भी ठीक वैसे ही निकाल दिए हमने। अब हम क्या लिखेंगे, अब कैसे अभाज्य गुणनखंड निकलेगा देखा। 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर जो होगा वह 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या दिखे हमें, क्या प्राप्त हुए, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब ये तो 12 के अभाज्य गुणनखंड है और ये 15 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंडों में आप देखो कि कौन है, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो मिल रहे हैं और एक समान हैं। तो यहाँ हमने ध्यान से देखा तो केवल 3 ही मिल रहा है और एक समान है, इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 12 व 15 का HCF या फिर 12 व 15 का महत्तम समापवर्तक 3 है। तो हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हमें महत्तम समापवर्तक 3 प्राप्त हुआ, और जो मैंने आपको समझाया था शुरुआत में वहाँ पे भी हमें अभाज्य गुणनखंड 3 प्राप्त हुआ। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक में कौन सी बात हमें समझ में आई, क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि जब किसी संख्या का, समान संख्या का लघुत्तम समापवर्तक भी निकाला, लघुत्तम समापवर्ती भी निकाला जाता है और महत्तम समापवर्तक भी निकाला जाता है, तो दोनों में बड़ा कौन होता है, लघुत्तम समापवर्ती बड़ा होता है। देखो यहाँ 60 आया था और यहाँ पे उन्हीं संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 3 आया है। तो यह भी निष्कर्ष आपको याद रखना चाहिए कि किन्हीं भी समान संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो हमें जो बड़ी संख्या प्राप्त होती है वह लघुत्तम समापवर्ती होती है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।